मानव तस्करी में शामिल रोहिंग्या रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। रोहिंग्या रैकेट का पर्दाफाश हो जाने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रैकेट के तार कहां तक जुड़े हुए थे। क्या रोहिंग्या रैकेट के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जाने जा रहा था, और अगर यह षड्यंत्र रचा जा रहा था तो फिर इसकी जद में आखिरकार कितने लोग आए हैं। पहली तस्वीर सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी एटीएस ने किया है बड़ा खुलासा। बताया यह है कि कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को, किसी को म्यांमार से, किसी को बांग्लादेश से दिल्ली एनसीआर में लाया जा रहा था। ला करके इनकी मानव तस्करी करने की कोशिश थी। पहली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए, जिनके जरिए हम पूरी खबर समझा सकेंगे। क्या इन रोहिंग्याओं के जरिए धर्मांतरण का कोई तार चलाने की कोशिश थी? क्या रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भेजने की कोशिश थी? और अगर रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी के अलग अलग इलाकों में भेजने की कोशिश की गई तो फिर इसके पीछे की नीयत असल में क्या रही है? रिपोर्ट देखिए। यूपी में रोहिंग्या साजिश बेनकाब। कौन कर रहा यूपी में माहौल खराब? रोहिंग्या पर चल रहा बुलडोजर। साजिश करने वालों के मन में योगी का डर। न कोई लाग, न कोई लपेट। अवैध शरणार्थियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर विरोधी क्या फरमाते हैं? यूपी के सर्वोच्च सूबेदार यानी योगी आदित्यनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो यूपी के खिलाफ साजिश रचने वालों का। इसलिए योगी राज में हर रोज उन साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है जो प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये योगी राज है। यहां आरोपी आसमान में हो या फिर पाताल में, उसे ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाया जाता है। और अब सूबे में रोहिंग्या कनेक्शन की जांच में महिला तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। महिला तस्करी के मामले में यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों को दिल्ली एनसीआर इलाके से गिरफ्तार किया गया। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूट रचित प्रपत्र तैयार करा के भारत के विभिन्न राज्यों एवं एनसीआर में जो हमारा क्षेत्र है, नोएडा और गाजियाबाद तथा दिल्ली में भी लोगों को बसाते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को बेनकाब करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों आरोपी नूर अहमद, रहमत उल्लाह और शबीउल्लाह के पास से 2 लड़कियां भी बरामद की गईं। उन्होंने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को भारत में ला रहा था और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर में बसा रहा था। इसमें एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम है, ये पता चला कि यह व्यक्ति रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। वह शादी कराने तथा बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ बेच देता है। वैसे तो यूपी में पहले भी कई रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और योगी राज में उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साजिश करने वालों को यह पता होना चाहिए कि योगी यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली में घुसकर भी कार्रवाई करने में यकीन रखते हैं। हाल के दिनों में जब मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध रोहिंग्या कब्जे को हटाया गया तो यकीन रखना चाहिए कि विदेशों से आकर वो दिल्ली में बसे हो या फिर एनसीआर के इलाके में, योगी की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी एटीएस ने रोहिंग्या रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जो मानव तस्करी में शामिल रहा गिरोह अवैध रूप से महिलाओं और बच्चों को लाकर दिल्ली एनसीआर और नोएडा में बसाया करते थे। पुलिस ने इस केस में 3 को अरेस्ट किया है।
म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को लाकर दिल्ली एनसीआर नोएडा में ये रैकेट बसाया गया था। अवैध रूप से रह रहे लोग अब महिला तस्करी में शामिल हैं और यूपीएचएस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। आनंद दुबे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ में है, मुश्तबा हुसैन मुस्लिम स्कॉलर, विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद मेरे साथ में है और कृष्णकांत पांडे प्रवक्ता कांग्रेस पे जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, क्या यूपी में कोई रोहिंग्या रैकेट चल रहा है? अगर चल रहा है तो फिर इसके पीछे की नीयत क्या है? क्या यूपी में चुनाव से पहले रोहिंग्या के नाम पर भी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है? देखिए, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है। हाँ। और दुनिया भर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनकी आंख जो है वो उत्तर प्रदेश पर लगी हुई है। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हुआ, पिछले दिनों किस तरह से जो है अलकायदा से जुड़े आतंकवादी पकड़े गए और अब ये जो रोहिंग्या पकड़े गए हैं, इनमें देखिए रोहिंग्या पर ये कोई पहली कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी हमने दिल्ली में भी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में जहां हमने रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की और उनसे जमीन खाली कराई गई, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पानी, बिजली और राशन जो है वो दिल्ली सरकार उपलब्ध करा रही थी। तो ये समझने वाली बात है कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से जो है इन लोगों को बसाया जा रहा क्या हुआ है, वो एक अलग सा विषय है आनंद दुबे जी। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं कि यूपीएचएस ने जो रोहिंग्या रैकेट का भांडाफोड़ किया है, मानव तस्करी में यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो शामिल रहे हैं, क्या यूपी में इस तरह का रैकेट और भी जगह काम कर रहा है? और अगर कर रहा है तो इन्हें प्रश्रय कौन दे रहा है? देखिए, अभी इसकी जांच चल रही है, इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं इसका भी खुलासा हुआ। देखिए, पिछले दिनों जैसे धर्मांतरण का खुलासा हुआ तो पहले ये हुआ कि ये धर्मांतरण का मामला है, फिर ये पता चला कि ये मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण करते हैं। फिर जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें जो आईएसआई का भी हाथ है और जो है कुछ आतंकी संगठन भी फंडिंग कर रहे हैं। तो अब ये मामला भी जो है आगे जांच का विषय है कि आगे जांच में क्या निकल के सामने आता है। क्या इस तरह से जो है म्यांमार से, बांग्लादेश से जो है रोहिंग्याओं को लाके जो एनसीआर में बसाया जा रहा है, खासकर यूपी में जो है नोएडा और गाजियाबाद में बसाया जा रहा था, इसके पीछे किस तरह की साजिश थी, क्या प्लानिंग है, आगे ये लोग इस तरह से क्या करना चाहते थे? ये सिर्फ मानव तस्करी से जुड़ा मामला है या इसके पीछे और भी चीजें हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जांच जारी है। लेकिन आपका इशारा क्या है? और भी चीजों से आपका इशारा क्या है आनंद दुबे? योगी सरकार, आनंद जी, और भी चीजों से आपका इशारा क्या है? जी, हमारा देखिए जिस तरह से धर्मांतरण की जी मैं वही बताना चाहता हूं कि जिस तरह से धर्मांतरण की जो बात हुई, पहले ये लगा कि ये सिंपल एक धर्मांतरण का मामला है, लेकिन बाद में पता चला कि धर्मांतरण के पीछे जो है मंशा क्या है और किस तरह से जो है आतंकी संगठन या फिर आईएसआई उसमें शामिल है। तो ये जो अभी पकड़े गए रोहिंग्या, ये जांच होगी और इसके बाद पता चलेगा कि इसके पीछे और क्या हो सकता है। विनोद बंसल जी, शायद तस्करी से जुड़ा मामला है, थोड़ा सा कूटनीतिक लिहाज से, आप फिर भी थोड़ा सा कूटनीतिक लिहाज से बोल रहे हैं, लेकिन विनोद बंसल जी शायद और ज्यादा अच्छे से मुझे बता पाएंगे। विनोद जी, क्या यूपी में रोहिंग्याओं को बसाने का कोई प्लान किया जा रहा है? क्या यूपी के अलग अलग इलाकों में, यानी एनसीआर से पहले प्लानिंग थी, एनसीआर से होते हुए बाकी जो अवध का क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र से पूर्वांचल की तरफ ले जाकर के रोहिंग्याओं को बसाने की कोई प्लानिंग चल रही थी क्या? देखिए, सिर्फ यूपी नहीं है, अब दिल्ली और एनसीआर को पूरी चारों तरफ से इन्होंने घेरने का पूरा प्रयत्न कर लिया है। पूरा एक षड्यंत्र रचा हुआ है। हाँ। एक तरफ मेवात है तो दूसरी तरफ गाजियाबाद है, तो तीसरी तरफ ये नोएडा का आपका वो जो यूपी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड है जो बटला हाउस, जाकिर नगर, जामिया नगर के पास में है। और हमने सबने देखा कि किस तरह से जो शाहीनबाग का जो तथाकथित आंदोलन चला था, जो धरना चला था, उसमें रोहिंग्या मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान था। बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरह से वहां पर जमावड़ा लगा के बैठे थे और उनको प्रश्रय देने का काम, उनको फाइनेंस करने का काम, उनको शरण देने का काम और इवन उनकी झोपड़ियां फुकवा करके उनको तथाकथित रूप से रिहेबिलिटेट करने का जो षड्यंत्र वहां के लोकल विधायक द्वारा रचा गया, वो सब पूरे देश में देखा है। और लोकल विधायक यानी किस पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं आप? मैं साफ कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के एक ही विधायक हैं जो अपने उस क्षेत्र से जीते हैं हमेशा से, और जो शाहीनबाग का जो उत्पात मचाया था वो विधायक अमानुल्लाह खान ही है। विनोद जी, असल मंशा आपको क्या लगती है? अगर रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके बसाना है तो इसके पीछे की असल मंशा क्या है? क्या किसी भी तरह से पॉपुलेशन इम्बैलेंस करना, कि इनके जरिए जो है एक समुदाय विशेष की आबादी को बढ़ाओ, जिस हद तक भी अवैध तरीके से अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, क्या इस तरह की कोई मंशा है क्या?
बिल्कुल 100% ये तीनों बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, और तीनों ही बातों को लेकर के वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की पॉलिसी है, और तीसरा जो है वो जो देश को खतरे में डालने की उनकी मानसिकता है। ये देखिए, ये जो चीजें हैं मेवात में भी हो रही हैं और यहाँ भी हो रही हैं, लोनी में भी हो रही हैं। आप देखिए, अपने गाजियाबाद के तो विधायक ने स्वयं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद में गाजियाबाद पुलिस ने भी एक्ट अपॉन किया। और आप देखिए कि लेकिन ये एक्शन आखिरकार दिल्ली में क्यों नहीं हो दिखता? दिल्ली में हमने अनेक बार कहा इस बात को लेकर के, और दिल्ली की एक नहीं अनेक बस्तियां ऐसी हैं जो कि इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिहादियों के अड्डे बन गए हैं। लेकिन इसके बावजूद न तो दिल्ली पुलिस जागती और न ही ये जो दिल्ली की सरकार जागती। अच्छा, दिल्ली की सरकार कृष्णकांत पांडे जी, चूंकि प्रवक्ता कांग्रेस भी मेरे साथ में जुड़े हैं। कृष्णकांत जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का भी ये कहना है, और कमोबेश आनंद दुबे जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, उनका भी यही कहना है कि जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर अगर रोहिंग्या मुसलमानों को लाने की कोशिश की जा रही है, पॉपुलेशन इंबैलेंस किए जाने की कोशिश की जा रही है, तो हम शिकंजा कस रहे हैं। लेकिन जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ढिलाई की जाती है। ऐसा क्यों? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान जो जिहादियों की तरफ म्यांमार से बांग्लादेश में जाकर के बसते हैं या बांग्लादेश से और दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, वो हिंदुस्तान में आए, आकर के बसें? राशिद जी, ये सवाल हमसे उचित नहीं होगा जो आपने किया। पहली बात तो आनंद दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में चुनाव। दूसरी, विनोद बंसल जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि यह एक्शन जो उत्तर प्रदेश में एटीएस ने किया है, यह दिल्ली में क्यों नहीं होता, जहां दिल्ली की पुलिस क्यों नहीं करती। विनोद बंसल जी ने बहुत अच्छी बात कही। और दिल्ली में जाहिर है सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की पुलिस है और दिल्ली सरकार की पुलिस है। बहरहाल हम दिल्ली सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, उनके इस बात से हम अपनी ये सहमति जता रहे हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। दूसरी, अब हम आपके सवाल पे आते हैं। जिस बात की चिंता 7 साल पहले, 4.5 साल पहले पूरे देशवासियों को थी, आज वह चिंता कहीं न कहीं सही साबित होती चली है। इसका मतलब है कि अगर ये रोहिंग्या हो या बर्मा देश हो, बांग्लादेश हो, जहां से भी आ रहे हैं, कहीं कहीं विदेश से ही तो आ रहे हैं, सीमा पार करके ही तो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस सरकार में यह कहना लाजमी होगा कि सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, और सीमाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ा मामला है जो ये आया। मतलब आप एक तरह से फेल्योर अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वक्त में केंद्र में कांग्रेस ने शासन किया है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। यही एक वजह है कि रोहिंग्या मुसलमानों को किसी भी तरह से कभी म्यांमार के जरिए, कभी बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ कराई जाती है, और ये एक फेल्योर रहा है पिछली सरकारों का। इशारा ये है क्या? राशिद जी, मैं आपका इतिहास जरा दुरुस्त कर दूं, क्योंकि आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। हम वह पार्टी हैं, हम वह लोग हैं इस देश में जो पाकिस्तान के आंच निकाल करके कंचा खेला करते थे। मैं घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, विनोद बंसल जी भी पुराने, उनको जानकारी उसकी होगी। नहीं, वो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पहले रोहिंग्याओं की आंख निकालोगे नहीं निकालोगे? नहीं, ये रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की मांग करी कि नहीं करी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कृष्णकांत जी, विनोद बंसल जी ने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा है कि अगर पाकिस्तान की आंख, पाकिस्तानियों की आंख निकाल करके कंचे खेला करते थे, क्या रोहिंग्या जिहादियों की भी आंख निकाल करके कंचे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? सीधे जवाब दीजिए ना। जो रोहिंग्या जिहादी हैं उनकी भी आंखें निकाल करके कंचे खेलेंगे या नहीं? अरे राशिद जी, मेरे जवाब आप नहीं ले रहे। आप तो लग रहा है प्रो बीजेपी यहाँ बैठे हुए हैं एंकरिंग करने। बड़ी मुसीबत है, 3 आदमी बीजेपी से, मैं अकेले कितना जवाब दूंगा? अरे 3 आदमी कौन भाई? आनंद दुबे एक ही तो है बीजेपी वाले। सावन के अंडे को हर तरफ हरियाली दिखती है। अगर ये बीजेपी का रोग ऐसा लग गया है आप लोगों को कि हर कोई बीजेपी वाला ही नजर आता है आपको। और राशिद जी, सबसे बड़ी समस्या तो हम कांग्रेस वालों के लिए, जिसने बड़ी मुसीबत आजादी में आए हैं, समस्या तो आएगी। नहीं, कांग्रेस वालों के लिए तो समस्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस वालों के लिए समस्या है, क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तान के इलाकों से आप लोग खारिज कर दिए गए हैं, तो कांग्रेस के साथ तो समस्या है। विनोद बंसल जी, विनोद जी, यहाँ पर कृष्णकांत पांडे ने एक सवाल उठाया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली पर आपने सवाल उठाया। भाई, दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली की जो सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर वहां पर रोहिंग्याओं ने अपने शरणार्थी कैंप बना लिए, तो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठने की बजाय बीजेपी पर ही तो सवाल उठने चाहिए ना विनोद जी? नहीं, मैं देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं, न मैं किसी पार्टी को बचाने और पार्टी को किसी को लालछन लगाने के लिए आया हूं यहाँ पर।
मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जो गलत है वो गलत है, जिसने भी किया उसका अपराध की सजा मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये, आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस ने अगर नहीं किया तो इसका मतलब राज्य सरकार बेकसूर है। आखिरकार राज्य सरकार उसी के राज्य का मामला तो है ना। उस राज्य सरकार ने क्या कभी पूछा कि आखिरकार रोहिंग्याओं को पैसा क्यों दिया जा रहा है? उस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी, उन्होंने अपने विधायक से पूछा आखिरकार ये राज्य के कोष से रोहिंग्या कैंप में पानी, बिजली और मुफ्त राशन दिल्ली सरकार दे रही थी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो पानी बिजली राशन जो है वो कौन दे रहा है? और अब नहीं दे रही थी नहीं, उसके बाद में जब झोपड़ियों में आग लगाई गई, ये देखिए षड्यंत्र पूर्वक हुआ। एक मुस्लिम स्कॉलर मुश्तबा हुसैन भी जुड़ गए हैं। विनोद जी एक बार सुनिएगा आप, मुस्लिम स्कॉलर मुश्तबा हुसैन भी जुड़ गए हैं। मुश्तबा हुसैन जी, यूपीएटीएस ने रोहिंग्या रैकेट का भांडाफोड़ किया, मानव तस्करी में शामिल था, अवैध रूप से महिलाओं और बच्चों को लेकर के आता था, दिल्ली एनसीआर नोएडा में बसाया करते थे, गिरफ्तार हुए हैं ये लोग, मानव तस्करी में शामिल रहे हैं, बड़ी संख्या में लेकर के आते थे महिलाओं और बच्चों को, ये कहते थे कि शादी करा देंगे, नौकरी दिला देंगे, रोजी रोटी का काम करा देंगे, लेकिन इन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए कहीं और भेजे जाने की फिराक में ये लोग थे। क्या रोहिंग्या रैकेट का पर्दाफाश ये बताता है कि यूपी में रोहिंग्याओं को लाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है जिनके जरिए एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ाई जाए? आवाज गई आपकी? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अब आ गई। अब आ रही है ना। ये यूपी में इतने रोहिंग्या क्यों बढ़ने लगे हैं? ये रोहिंग्याओं का रैकेट क्यों चलने लगा यूपी में? कभी त्रिपुरा से आ जाते हैं, कभी म्यांमार से आ जाते हैं, कभी बांग्लादेश से आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए, जो हमारा जो ये इंटेलिजेंस है, आईबी है, इंटेलिजेंस यूनिट है, जो सरकार के ये बड़े अभिन्न अंग हैं, इनकी कहीं न कहीं को चूक या कमजोरी है। कैसे जाते हैं? नहीं, आप जैसा जो मुस्लिम स्कॉलर जो है, जो इस्लाम का जानकार है, जो इस्लाम का जानकार है, अपने देश के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए आवाज क्यों नहीं उठाता कि रोहिंग्या मुसलमान देश से बाहर होने चाहिए? ये जिहादी भी हो सकते हैं, ये आतंकवादी भी हो सकते हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हो सकते नहीं है ये तो सारे अभी आप टीवी में हम आपसे कह रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी आदमी को प्रोत्साहन नहीं किया जाना चाहिए। विनोद बंसल जी आइए बीच में, विनोद जी बीच में आइए, विनोद जी बोलिए। मैं कहता हूं, जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं आप लोग, जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, वो जो इस्लामिक संस्थाएं कहते हैं जिनको, वो कहां छुपी हुई है? क्यों नहीं उनके खिलाफ फतवा जारी करता? क्यों नहीं ये जो जिनको प्रश्रय देने वाले लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करता? मुश्तबा हुसैन जी, यहाँ पर फतवा किसके खिलाफ जारी होता है? लड़कियां जीन्स पहन ले तो फतवा, लड़कियां अगर नकाब न पहने तो फतवा, लड़कियां अगर मेहंदी लगा ले तो फतवा ऐसों के खिलाफ क्यों नहीं जारी होता? जहां पर देश की सुरक्षा का मामला है, वहां फतवा क्यों नहीं जारी होता? करवाइए ना, बुलाइए देवबंद से, बुलाइए बरेली से, बुलाइए जितने वक्फ बोर्ड है, जितने मौलाना है, जितने इमाम है, बुलाइए ना। एक मौलाना इमाम मुझे क्यों नहीं नजर आता जो यूपी में रोहिंग्या के खिलाफ आवाज उठाए, जो ये कहे कि रोहिंग्या जिहादी हैं, जो ये कहे कि गलत तरीके से इनकी घुसपैठ कराई जा रही है, जो ये कहे कि इनके जरिए मानव तस्करी कराई जा रही है? क्यों नहीं हिम्मत होती है? आप अकेले आवाज उठा के क्या करेंगे? नहीं तो सुन तो लीजिए आप हमसे पूछ रहे हैं, हमने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत है। किसी ने जाकर किसी से पूछा? आपने क्या दारुल उलूम देवबंद को पत्र लिखा? आपने क्या वो जो बाकी जो तंजीमें हैं आपकी, जमात उलेमा हिंद को पत्र लिखा? या आपने भारत सरकार को पत्र लिखा कि हाँ इनको बाहर करो? आपने इसको बोला, ये विधायक को, जो ओखला का विधायक है, आनंद दुबे जी क्या वक्त आ गया है? सरकार के दिल्ली के लोगों का पैसा बर्बाद कर रहा है और जिहादियों को लुटा रहा है। जी आप दोनों ही रुके। आनंद दुबे जी, क्या आपको लगता नहीं कि वक्त आ गया है? क्योंकि जिन तंजीमों का नाम ले रहे थे अभी विनोद बंसल, मैं सीधे तौर पर नाम लेता हूं, दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलेमा हिंद, कोई जमीयत इस्लामी के नाम से आ जाता है, कोई फला वक्फ बोर्ड के नाम से आ जाता है, कोई शिया के नाम पर आ जाता है, कोई सुन्नी के नाम पर आ जाता है, कोई बरेलवी के नाम पर आ जाता है, कोई देवबंदी के नाम पर आ जाता है। आपको लगता नहीं ये जो दुकानें चल रही है यूपी के अंदर, बंद करने का वक्त आ गया है? बंद कराइए ना दुकानें। यही स्पॉन्सर होते हैं रोहिंग्याओं के, यही स्पॉन्सर होते हैं ऐसे संदिग्ध लोगों के, यही स्पॉन्सर होते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। आनंद दुबे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरह की बात हुई है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे,
अमित शाह जी ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। जब हम एनआरसी ले आते हैं तो ऐसे ही तमाम संगठन जो है, और इनको कहां से समर्थन मिलता है? इनको समर्थन मिलता है कांग्रेस से, इनको समर्थन मिलता है आम आदमी पार्टी से, इनको समर्थन मिलता है समाजवादी पार्टी से, इनको समर्थन मिलता है ऐसे ही अन्य दलों से जो इनके लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ऐसे संगठनों का समर्थन करते हैं। और ये सब मिलकर जो है आवाज उठाते हैं कि जो है मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है। आतंकवादी अगर होता है तो आपको मुसलमान पीड़ित नजर आता है, धर्मांतरण करते हैं तो आप लोगों को मुसलमान पीड़ित नजर आता है, रोहिंग्या अगर आते हैं तो आपको मुसलमान पीड़ित नजर आता है, समुदाय विशेष आपको पीड़ित नजर आता है। कृष्णकांत पांडे जी बोलेंगे। ओके आनंद भाई, ओके आनंद जी, ओके आनंद जी, ठीक है, कश्मीर में पांडे जी बोलेंगे क्योंकि पांडे जी को दर्द होता है। समुदाय विशेष पर अगर उंगली उठाई जाए तो दर्द होता है, तंजीमों पर उंगली उठाएं तो दर्द होता है, धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी पर उंगली उठाएं तो दर्द होता है, रोहिंग्या के खिलाफ आवाज उठाएं तो दर्द होता है। ये दर्द बाकी हिंदुस्तानियों के लिए क्यों नहीं होता? 18-20% के लिए ये दर्द क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स है कांग्रेस का। पांडे जी बोले। ये राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध कर रहे हो। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता से बात करते समय आप बता रहे हो कि दर्द होता है। आप भाजपा हो, आपके ऊपर इसका टेस्ट का छापा नहीं पड़ेगा। मैं बड़ी गारंटी से कह सकता हूं। अरे कुछ अपने गरेबान विनोद जी बोलने दीजिए, विनोद जी बोलने दीजिए। मैंने कहा ना कि अगर विनोद जी उन्हें बोलने दीजिए, आनंद भाई बोलने दीजिए, जी भर करके बोलने दीजिए। सवाल कर रहे हैं, हाँ, आप सवाल विपक्ष से कर रहे हो कि आखिर ये 18 साल की मेरी बात सुनिएगा, आप सुनिएगा। 18 साल हो गए, 18 साल हो गए मेरी पत्रकारिता को। अरे कृष्णकांत भाई, बड़े भ्राता, मेरी बात सुनिए। 18 साल हो गए मेरी पत्रकारिता को, लेकिन मेरी पत्रकारिता की इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैंने बीजेपी के खिलाफ भी आवाज उठाई है जहां पर जरूरत पड़ी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी के खिलाफ आवाज उठाई है। आप लोगों की सरकार में न जाने कितने एक्सपोजे मैंने किए हैं। राशिद, आप पूरी तरह से भाजपा के चाटकार बन गए हो। आपके यहाँ इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ेंगे, आप भारत समाचार और विशेष विश्राम नहीं हो सकते। अरे आनंद दुबे जी, बात नहीं करते। आनंद जी, मैं तो इंडिया न्यूज में नौकरी करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की नौकरी मुझे कब मिल गई? आनंद दुबे आए बीच में, आनंद जी आए, विनोद बंसल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, विनोद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मेरा। आनंद दुबे जल्दी बोले आप। देखिए कृष्णकांत जी के साथ समस्या यह है कि कृष्णकांत जी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी को अब कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो इनके साथ दिक्कत यह है कि ये इनको सिर्फ आरोप लगाना आता है। ये टीवी पे आते हैं, आरोप लगा देते हैं, एंकर सवाल पूछेगा, एंकर पे आरोप लगा देंगे, चुनाव होगा तो चुनाव आयोग पे सवाल उठा देंगे, बैलेट पेपर, विनोद जी मुझे आज से नहीं, लगभग 12 साल से विनोद बंसल जी मुझे जानते हैं। सुनिएगा, आनंद भाई रुक जाए, आनंद दुबे जी रुके। मैंने कहा ना, मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा दुखती रग पर हाथ रखा करता हूं और मुझे ये परवाह नहीं होती है कि कोई मुझे पसंद करे या नापसंद करे। मुझे बस ये परवाह होती है कि मेरे देश की जनता, मेरे प्रदेश की जनता मुझे पसंद करे, मुझे विश्वसनीय समझे, मुझे क्रेडिबल समझे और मेरे ऊपर विश्वास करे, मेरी बातों पर विश्वास करे। ठीक है, आप दोनों ही रुक जाए। होल्ड हो गया, होल्ड। विनोद जी बीच में आ सकते हैं आप। विनोद जी, मुझे आप 12 साल से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेसी मुझे कभी कहते हैं कि भाई बीजेपी वाला हूं, ऐसा क्यों होता है कि कभी कहते हैं वीएचपी वाला हूं, कभी कहते हैं बजरंग दल वाला हूं, कभी कहते हैं कि संघ वाला हूं। विनोद जी मुझे ये बताइए कि 12 साल में 18 साल का मेरा करियर, कम से कम 12 साल से आपके साथ अलग अलग डिबेट पर रह रहा हूं, न जाने कितनी डिबेट रही होगी विनोद बंसल जी के साथ में जहां पर बिल्कुल मेरी सीधी बहस हुई है, ऐसी बहस जहां पर विचारों की बहस होती है। विनोद बंसल जी फिर भी मेरे शो को सम्मानित करते हैं, आकर के बैठते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के हैं, कभी भी मेरी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठाया। विनोद जी बताएं, अगर मैं रोहिंग्या के खिलाफ बोल रहा हूं, अगर मैं सीधे बोल रहा हूं, मैं बीच में लाग लपेट की बात नहीं करता, अगर मैं रोहिंग्या के खिलाफ बोल रहा हूं तो क्या गुनाह कर रहा हूं? अगर आतंकी के खिलाफ बोल रहा हूं तो क्या गुनाह कर रहा हूं? धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहा हूं तो क्या गुनाह कर रहा हूं? मैं भी तो राशिद हाशमी हूं ना, मैं भी तो राशिद हाशमी हूं। विनोद जी, राशिद भाई दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। देखिए, बात यह है कि जब व्यक्ति के पास जो तथ्य नहीं होते ना जी, जब सच्चाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद तथ्य मर जाते हैं, तो उसके बाद उसकी भाषा बदल जाती है, उसका हाव भाव भंगिमा बदल जाते हैं, और तो और जो अपने होते हैं वो भी उनको पराये नजर आने लग जाते हैं। ये इनकी गलती नहीं है, ये तो कृष्णकांत जी है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। माता पिताजी ने इनके जब नाम रखा तो ये थोड़ी लिखा था कि ये नाम तेरा कृष्ण है और बात तू रोम की करना।
मैं मानता हूं आपकी। देखिए, चूंकि पार्टी में आप हैं, जिस पार्टी में है तो रोम की बात करनी पड़ेगी आपको। राम को तो मानती नहीं पार्टी, इसलिए उसके लिए राम की बात तो नहीं कर सकते आप। जब राम की बात नहीं कर सकते और जब बात तथ्य है, तथ्य और सच्ची से जब आपको अलग रहना ही रहना है, तो नेचुरली जब आपको तथ्य नहीं है तो फिर उसको राशि को भी और वो एंकर को भी टारगेट करोगे। जब आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, जब आपके पास तथ्यात्मक बात आप कहेगा नहीं, कोई देश आपको सुनना नहीं चाहता, तो निश्चित रूप से मीडिया को अटैक करोगे। मीडिया को अटैक करना इनका बड़ा ऐसा पत्रकार हूं अच्छा, जिसकी नजर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जिसकी नजर में से देश के नागरिक हैं। सबसे पहला धर्म मेरा भारतीयता है। सबसे पहले मैं भारत माता को याद करता हूं, सबसे पहले अपने वतन की मिट्टी को चूमता हूं मैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कोई भी बात करने के लिए। पांडे जी, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों वाला पत्रकार हूं। बोलिए बोलिए, जितना पानी पी पी करके कोसना है, यहां पर बैठे हुए सभी को कोसिए आप, लेकिन बस ये बता दीजिए, क्या ये रोहिंग्या रैकेट सही है? लोगों की लापरवाही की वजह से आज की तारीख में, अपीजमेंट की वजह से, तुष्टीकरण की वजह से रोहिंग्या इतने बढ़ते जा रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। एक बार तो ईमानदारी से बोल दीजिए कि हाँ हमसे चूक हुई। एक बार तो ईमानदारी से बोल दीजिए कि हाँ हमसे चूक हुई, हमें अब अफसोस होता है, हमें दर्द होता है अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। राशिद जी, सवाल किससे है? आपसे। राशिद जी, चूक हुई है भारतीय जनता पार्टी से, चूक हुई है संघ से, चूक हुई है आप जैसे पक्षपाती पत्रकारों से। चूक इसलिए हुई है कि हमारी पक्षपाती पत्रकार बहुत बढ़िया। अब जो है किसी आतंकवादी को तथ्य बता दो, वाले नहीं, जो मैं जवाब देना चाहूंगा। आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे वर्सेस कृष्णकांत पांडे जी। आनंद दुबे वर्सेस कृष्णकांत पांडे जी। आवाज सारी ऊंची रहेगी, आवाज किसी की भी नहीं दबेगी। आनंद दुबे जी बोले। देखिए, कृष्णकांत पांडे जी उस पार्टी के नेता हैं जिनकी पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती हैं। ये बताएं कि असम में सबसे ज्यादा किसकी सरकार रही और घुसपैठिए असम में सबसे ज्यादा क्यों आए? पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार जब रही उस समय भी घुसपैठ हुआ। आनंद जी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है कत्लेआम हुआ, उनको भगा दिया गया, उस समय इन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब रोहिंग्या बसाए गए उस समय भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये बताएं ना कि तुष्टीकरण के लिए जो है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने देश को गिरवी रख दिया, इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। अच्छा, मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पर इन्होंने जो है देश को बर्बाद करने का काम किया है। मैं 1 महीने के अंदर की 3 घटनाओं की तरफ रोशनी डालना चाहूंगा। आनंद दुबे जी, आनंद जी, मेरा क्या सवाल आपसे है? 1 महीने के अंदर 3 घटनाओं पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। मेरा सवाल सुने आनंद दुबे जी। आतंकवादी पकड़े गए लखनऊ में। आनंद दुबे जी, आतंकवादी पकड़े गए लखनऊ में, धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ जो पूरे यूपी में चल रहा था, और अब ये रोहिंग्या रैकेट, क्या तीनों कनेक्टेड हैं? जी देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से धर्मांतरण मामले में जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें बहुत बड़ा टेरर नेक्सस शामिल है, आईएसआई शामिल है। तो आने वाले वक्त में जब ये जांच भी आगे बढ़ेगी तो पता नहीं किस दिशा में जाएगी, मैं अभी तो नहीं कह सकता। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ हम इस तरह से नहीं देख सकते कि ये जो है अवैध रूप से बसाने का ही काम है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो। ठीक है मुश्तबा हुसैन जी, दारुल उलूम देवबंद या बाकी जितनी भी तंजीमें हैं रोहिंग्याओं के खिलाफ कब आवाज उठाएंगे? उनकी नजर में रोहिंग्या पीड़ित हैं या दोषी हैं? ये बात करना पड़ेगी। किसी ने बात की उनसे, आपने आप ही कीजिए ना। अरे आप कीजिए ना, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप ही कीजिए। कौम बदनाम हो रही है, आप कीजिए, बीड़ा उठाइए ना। चलिए काम कीजिए, एक काम कीजिए, अपना फोन उठाएं, अभी मेरे सामने फोन लगाएं आप, अब अभी बात कीजिए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। अभी बात करें, आप बात कीजिए। नंबर दीजिए मुझे देवबंद का, दारुल उलूम का। ये लो, ठीक है। स्कॉलर है, दारुल उलूम देवबंद का नंबर नहीं है इनके पास। यानी आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये देखो ना, किसी तंजीम से तो जुड़े होंगे। चलिए ठीक है, दारुल उलूम देवबंद छोड़ दीजिए, किसी तंजीम से तो जुड़े होंगे, किसी बोर्ड से तो जुड़े होंगे ना आप? जी, बोर्ड में रह चुका हूँ, करवा दो। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। आप जरूरी नहीं है कि जब मैं कह रहा हूँ गलत है, मैं कह रहा हूँ देश सबसे ऊपर है, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की मिट्टी सबसे ऊपर है, मैं कह रहा हूँ वतन परस्ती तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते लोग? मैं कह रहा हूँ भाईचारा नहीं बोलते लोग। मैं कह रहा हूँ आपके जो सांसद हैं वो सांसद महोदय संसद में वंदे मातरम का बहिष्कार करके चले जाते हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते? आपने क्यों नहीं बोला इस बात को लेकर के? आखिरकार जब देश विरोध की बातें आती हैं तब ये सब लोग मुंह में दही क्यों जम जाता है?
आपने बताइए, आखिरकार जब भी इस तरह की बातें आती हैं, जब भी इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, तभी सब चुप क्यों हो जाते हैं? आनंद भाई, आखिरकार पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर क्या क्या खून खराब हो रहा है, तब क्यों चुप हो जाते हैं? आनंद दुबे जी, एक काम कीजिए, जो लोग देश में रह करके अपने धर्म का कानून चलाने में लगे होते हैं, उन लोगों को सबसे पहले आप रोकें, बैन कीजिए। जो लोग दुकानदारी चलाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उन्हें बैन कीजिए। जो लोग धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें बैन कीजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आनंद दुबे जी कि जो भी लोग अपना पैरेलल कानून चलाने की कोशिश करते हैं, जो शरीयत कानून की बात करते हैं, उन्हें बैन कीजिए। जो रोहिंग्या को शरण देने की बात करते हैं, जिनका दिल रोहिंग्या के लिए धड़का करता है, उन्हें बैन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और बैन कीजिए। ये हिम्मत क्यों नहीं है? ये हिम्मत होनी चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, और जिनसे ये डर लगे कि समुदाय के नाम पर ये नफरत फैलाएंगे, समुदाय के नाम पर ये अलगाववाद फैलाएंगे, समुदाय के नाम पर ये लोग रोहिंग्या को शरण देंगे, समुदाय के नाम पर ये लोग धर्मांतरण करेंगे, समुदाय के नाम पर ये लोग पॉपुलेशन इंबैलेंस करने का काम करेंगे, क्यों नहीं इन्हें बैन किया जाता? जेल में ठूसिए इन्हें जेल में। जो ये कहते हैं कि देश का कानून नहीं मानेंगे, जो ये कहते हैं कि देश का विधान नहीं मानेंगे, जो ये कहते हैं कि हम समुदाय हमारे लिए सबसे ऊपर है, ठूसिए इन्हें। जी देखिए राशिद जी, इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये मर्ज बहुत पुराना है, इसको धीरे धीरे ठीक किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 2014 से धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। हमने जो है कश्मीर, यही लोग थे जो कहते थे कि कश्मीर से 370 हटेगा तो देश जला देंगे, हमने 370 हटा के दिखाया। यही लोग थे जो कहते थे 3 तलाक की बात करेंगे तो जो है हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, हमने 3 तलाक पर कानून बनाकर दिखाया। यही लोग थे जो उत्तर प्रदेश में दंगे करते थे, सड़कों पर उतरते थे। आज 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सड़क पर उतर के दंगा करे। आज यही लोग हैं जो धर्मांतरण कर रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप देखते जाइए, अगर इसी तरह हमारी सरकार चलती रही तो ये सब लोग जो है खामोशी के साथ अपने घरों में बैठे नजर आएंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने के लिए वो सड़क पर उतर जाए। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में खासकर कोई भी व्यक्ति वो आतंक के नाम, वो धर्म के नाम पर आतंक का समर्थन नहीं कर सकता है, वो तुष्टीकरण के लिए जो धर्मांतरण का समर्थन नहीं कर सकता है। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक आपकी बात पूरी हो गई, अपना पॉइंट रख लिया आपने, या फिर कोई यू हैव मेड योर पॉइंट, संस्था हो। यू हैव मेड योर पॉइंट। ठीक है पांडे जी, धर्म जरूरी है, मजबूरी है? मुसलमान जरूरी है, मजबूरी है? मुसलमान वोट बैंक है या फिर आबादी है? मुसलमान नंबर गेम में फिट बैठते हैं। पहले मुसलमान जरूरी है, पहले भारत जरूरी है? ये जवाब तो आप ले लीजिए। फिर मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है कि आप एक सवाल किससे कर रहे हैं, जिसने भारत माँ को पीढ़ियों से निकाल के आजाद। इनसे सवाल मत पूछो भैया, ये इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। ये सवाल के ये सवाल का जवाब देने आए नहीं है, ये तो अपना लेक्चर देने आया है। सोनिया माता जी विनोद जी एक बार सुन लेते हैं। इटली पुत्री ने कहा है कि ये चिल्लाते रहना है, विनोद जी एक बार सुन लेते हैं, मीडिया एक बार पांडे जी को सुन लेते हैं। और संघ का नाम लेकर ये पानी पीना है घूट लेकर के, लेकिन किसी बात का जवाब नहीं देना। सरकार टॉपिक है डिबेट का, डिबेट का टॉपिक बलिदान किया। अरे राम, क्या उम्मीद कर सकता है? ठीक है, देश जरूरी है जिसके 3 पुस्तों ने इस देश के लिए जेल काटे एक साथ, तो मुझसे राशि सवाल कर रहे हो, प्रश्न का भी जवाब दे दो। देश हमारे लिए टॉपिक पर डिबेट है, और डिबेट के टॉपिक पर भी कुछ जवाब दे दो। भारतीय जनता पार्टी हम नहीं है जिसके लिए सत्ता के लिए भाई साहब वो जो पांडे जी, पांडे जी, आप एक ऐसे पत्रकार से बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान का एक लंबा वक्त देखा है, जिसने हिंदुस्तान का एक लंबा वक्त कवर किया है, जमीन पर जाकर के जिसने पत्रकारिता की है, जमीन पर जाकर के जिसने रिपोर्टिंग की है। एक ऐसे पत्रकार से आप बात कर रहे हैं, एक ऐसे पत्रकार से आप बात कर रहे हैं। पांडे जी, मेरी बात सुनिए। शिलान्यास के नाम पर अगर राजनीति हुई, रुकिए 1 मिनट भाई, आनंद भाई रुके, आनंद भाई रुके, पांडे जी को मुझे जवाब देने दें। आनंद भाई रुके, आनंद भाई रुके, बंसल जी रुके, आनंद भाई रुके, आनंद भाई रुके, बंसल जी रुके। आतंकवादियों हाँ, की एक मिनट, गिरफ्तारी आनंद भाई ठीक है, उसको राष्ट्रवाद आनंद की भाई बात करना शोभा नहीं देता। पांडे जी, आप अपनी राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, आप अपनी राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। शिलान्यास के नाम पर राजनीति करने वाले आप, शाहबानों के नाम पर राजनीति हिंदू मुसलमान की करने वाले आप, रामायण सीरियल चला करके राजनीति करने वाले आप, बटला हाउस एनकाउंटर पर राजनीति करने वाले आप,
दिल्ली सीरियल ब्लास्ट पर राजनीति करने वाले आप, 370 पर राजनीति करने वाले आप, कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने वाले आप, और आज कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति करने वाले आप, भारतीयता पर राजनीति करने वाले आप, सेना के शौर्य पर राजनीति करने वाले आप, और कहते हैं कि राष्ट्रभक्त, कहते हैं कि सवाल न उठाऊं। विनोद जी आईना दिखाइए, विनोद जी आईना दिखाइए, विनोद जी आईना दिखाइए। विनोद जी बोलेंगे, हर कोई चुप रहेगा, हर कोई चुप हो जाएगा। विनोद जी बोलेंगे, विनोद जी बोलेंगे, बोलिए। राशिद भाई इनकी गलती नहीं है। देखो, जो पट्टी पढ़ा के भेजा जाता है उसी तरह से बोला जाता है। मैंने बहुत सारे डिबेट को देखा है कि डिबेट को अगर डिरेल करना है तो किसी कांग्रेस को बिठा दो आप, साफ साफ बात है। क्योंकि डिबेट को टॉपिक के अलावा सब कुछ बोलेंगे, डिबेट पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, कोई उनका व्यू पॉइंट नहीं है। ये व्यू पॉइंट जब नहीं होता तो या तो फिर इधर उधर की बातें करेंगे, या फिर मीडिया पर हमला करेंगे, या फिर पर्सनल टिप्पणियां करेंगे। ये इनकी मानसिकता बन गई है। देखिए, कांग्रेस की चाल चरित्र चेहरा जो है ना, पूरे देश को एक्सपोज हो चुका है। आप तो सीधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों के साथ क्या करना है और इन लोगों की मानसिकता क्या है। लेकिन देखिए, डिबेट के टॉपिक पर नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि इनके पास कोई है ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, आप राशिद को टारगेट करने के बजाय आप किसी तथ्य पर टारगेट करो तो मुझे समझ में आता है। लेकिन बड़ा दुख होता है अगर देखिए, आपको अगर उन्होंने कुछ पढ़ा के भेजा तो मैं कह नहीं सकता। अगर आप पास कुछ तथ्य है तो बोलो ना, एक बार तो बोलो यार कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा है। एक बार तो बोलो। आखिरकार दिल्ली पुलिस जो है ना, दिल्ली पुलिस से कांग्रेस भी मांग करती है कि उनकी गिरफ्तारी करो। मैं कहता हूँ आप बीजेपी की सरकार। एक ही बात आप बोल दीजिए, मैं आपको नमन कर लूंगा। पांडे जी एक ही बात आप बोल दीजिए, मैं आपको नमन कर लूंगा। आप बोलिए कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है, ऐसे बोलिए, रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है। तुम्हारे जैसे पत्रकार के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इस देश के लिए रोहिंग्या सहित वो सभी कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, बोल नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत। रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है। पांडे जी बोलिए ना एक बार, पांडे जी बोलिए ना, कहिए भारत सबसे पहले, कहिए भारत माता की जय, कहिए देश का मान ऊंचा रहना चाहिए, और कहिए कि रोहिंग्या मुसलमान सब चुप रहेंगे, हर कोई चुप रहेगा, एकदम खामोश। पांडे जी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पांडे जी बोलेंगे, पांडे जी बोलिए, रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है। पांडे जी बोलिए, रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है। तुम सबसे बड़े देशद्रोही और तुम्हारे जैसा पत्रकार बोलिए, रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है। एक बार केवल बोलते गांधी जिंदाबाद। दुखती रख पे हाथ रख दिया क्या मैंने? दुखती रख पे हाथ रख दिया। अपनी जबान तो देखिए पांडे जी, अपनी जबान तो देखिए पांडे जी, अपनी जबान तो देखिए। आप जो है, आपसे तुम पर आ गए, ये आपके संस्कार हो सकते हैं, फिर भी मेरे नहीं होंगे। आप मुझे गाली दीजिए, ये आपके संस्कार होंगे, मेरे नहीं है। आप मुझे गालियां दीजिए, ये आपके संस्कार होंगे, मेरे नहीं है। और दीजिए गालियां, ये आपके संस्कार होंगे, मेरे नहीं है। यूपी की 24 करोड़ जनता ये देख रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे, उन्हें दुखती रग पर हाथ जब रखा तो उनका रिएक्शन क्या रहा? लेकिन एक बार आप ओके पांडे जी, ओके पांडे जी। अब एक बहुत वाजिब सवाल आनंद दुबे से बनता है। आनंद दुबे, बहुत वाजिब सवाल आपसे बनता है। पांडे जी की सहूलियत वाला सवाल है, खुश हो जाएंगे। म्यांमार के आंतरिक हालत और दाखिल हो रहे लोगों को लोकसभा में केंद्र सरकार ने जवाब दिया। केंद्र सरकार ने म्यांमार से दाखिल होने के मुद्दे पर जो रोहिंग्या हैं, मिजोरम समेत 4 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड में म्यांमार के नागरिकों के घुसने की खबर मिली और यहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई। सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से काम चलेगा या कोई हथौड़ा भी चलाएंगे आप लोग? या कहीं ऐसा तो नहीं ये घुसपैठ आपके भी काम की चीज है? नहीं, देखिए वहां पर सत्यापन का कार्य चालू हो चुका है, सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है और हमारी सरकार पहले ही कह चुकी है कि शीघ्र ऐसे सभी लोगों को जो है वो देश की सीमा से बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई चालू हो चुकी है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कृष्णकांत पांडे जी को, राशिद भाई, कि आपका राष्ट्रवाद जो है और आपका राष्ट्रवाद जो है वो किसी कृष्णकांत जी के और किसी कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों पर आंसू बहाने वाले ये लोग जो है दूसरे की क्या बात करेंगे? इनको शर्म आनी चाहिए। टेलीविजन पे बैठ के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो है इनका पूरा जीवन जो है तुष्टीकरण की राजनीति में और भारत को बर्बाद करने में बीत गया। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं और इनके सवालों की वजह से ही आज जनता ने इनके ऊपर सबसे
सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और आज इनको जो है लोकतंत्र में पैदल कर दिया है। आज इनकी स्थिति ये है कि गांव-गांव घूमने पर एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। ये हालत है इनकी। ये क्या बात करेंगे? ये टेलीविजन चैनल पर बैठकर सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति जानते हैं। इनके पाठशाला में सिर्फ यही बताया जाता है कि टीवी पर बैठो, आरोप लगाओ, टीवी पर बैठो, सवाल उठाओ। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व किया इन लोगों ने और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, मैं दोनों की बात करूंगा। आनंद दुबे रुक जाइए, क्यों किया? आनंद दुबे रुक जाइए, मेरे सवाल का वक्त आ गया। पांडे जी, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चूंकि ट्वीट पर बहुत एक्टिव रहते हैं ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी आपके बड़े बड़े नेता हैं, मैं एक ही चीज चाहता हूं, रोहिंग्या मुसलमान जो देश के लिए खतरा है, जो प्रदेश के लिए खतरा है, जो पॉपुलेशन इंबैलेंस के खिलाफ खतरा है, इनके खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराइए। क्या राहुल गांधी स्टेटमेंट देंगे? क्या प्रियंका गांधी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देंगी? क्या सोनिया गांधी देंगी? क्या अजय कुमार लल्लू देंगे या फिर आपके बड़े नेता देंगे? सुन लिया राशिद जी, आपको मेरे समझ से पूर्ण रूप से इसमें स्वस्थ होंगे अगर डिबेट करा रहे हैं तो। आप राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो कह रहा हूं रोहिंग्या सहित तो सभी लोग जो इस देश में अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं आता आपकी जबान पर? दूसरी क्या सिर्फ रोहिंग्या बोलते हैं आप, रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारी जबान से बोलूंगा रोहिंग्या का मतलब मुसलमान नहीं हुआ। ये देखो बोलने का तमीज भी खत्म हो गया। आपके संस्कार बड़े अच्छे हैं, संस्कार बड़े अच्छे हैं, आपके संस्कार बड़े अच्छे हैं। नमन है आपके संस्कार को, नमन है आपके संस्कार को। फिर भी मैं कहूंगा रोहिंग्या मुसलमान कहने में क्या एलर्जी है? रोहिंग्या मुसलमान कहने में क्या एलर्जी है? रोहिंग्या मुसलमान बोलने में एलर्जी है क्या? वोट बैंक खिसक जाएगा क्या? यूपी का वोट बैंक खिसकेगा क्या? मुसलमान का वोट बैंक खिसकेगा क्या? डर है रोहिंग्या मुसलमान बोलना? अरे आप मोदी जी से कब पूछोगे? कांग्रेस पकड़ी गई, कांग्रेस पकड़ी गई। ये लीजिए, बंसल जी कह रहे हैं कांग्रेस फंस गई। बंसल जी कैसे फंसी कांग्रेस? कांग्रेस बीच वाले हैं, राशिद भाई, रोहिंग्या तो देश छोड़ ही देंगे। सुनिए, बंसल जी बोलेंगे, बंसल जी को बोलेंगे। आनंद दुबे रुकिए, बिस्तर पैक करके यहाँ से आनंद जाने वाले हैं। आनंद दुबे रुक जाइए, विनोद बंसल जी बोलेंगे। विनोद जी बोलिए। तो कल से भारतीय जनता पार्टी। अरे कृष्णकांत जी थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा सा धैर्य से बोलिए। देखिए आपका समय है, आपकी बात को पूरा सुना जा रहा है। आप देखिए थोड़ा सा पानी पीजिए, धैर्य कीजिए, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। वो सोनिया जी बचाने वाले नहीं आ रही। आप मान के चलो, आप सोनिया का वकालत कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन बचाने आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। आपको रहना हमारे साथ ही पड़ेगा कृष्णकांत जी। आप हिंदुओं को त्याग करके, आप जिहादियों के साथ दोस्ती करके आपका काम धंधा नहीं चल सकता। मैं बता रहा हूं आपको। मैं आप कांग्रेस का ये जो टेम्पररी चोला ओढ़ के आप बैठे हैं, इस डिबेट को अगर आपके माताजी पिताजी सुन रहे होंगे तो बहुत दुखी होंगे कि किस तरह से आप कृष्णकांत होकर के और इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। और ये सिर्फ रोम के पार्टी के प्रवक्ता होने की वजह से ही आपका मानसिकता बदल जाएगी। ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप देश की मीडिया पर जो ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके ऊपर हमलावर हो जाएंगे आप। अचानक इस तरह की अभद्र भाषा, इसके नीच शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दोगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। कम से कम देखिए, अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता आप कहते हैं, अगर राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं उसको, तो राष्ट्रीय पार्टी के जैसा कुछ व्यवहार भी तो होना चाहिए यार। ऐसे कोई चीप पार्टी वाले व्यवहार क्यों करते हैं कृष्णकांत जी? आपको पत्नी है तो बोल दीजिए, सॉरी मैं बोल नहीं सकता। आप बोलिए मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं उसकी बात का जवाब नहीं दूंगा, इसकी बात का जवाब नहीं दूंगा। कम से कम मुश्तबा हुसैन जी, पत्रकार को मुश्तबा हुसैन जी बताइए आप। मुश्तबा हुसैन जी अब रुक जाइए आप। हाँ विनोद जी, अरे पांडे जी बड़े भाई, आप भले ही मुझे तू भी कह लीजिए, गाली भी दे दीजिए, लेकिन मैं आपको बड़े भाई कहूंगा। आपको सादर नमन है। आपने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल मेरे लिए किया, आपने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, ठीक यही वीडियो उठा करके आप अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को जरूर भेजिएगा। अब रुक जाइए आप। मुश्तबा हुसैन जी, अगर कोई अवैध घुसपैठ हो एक समुदाय का नाम, आतंकवादी हो तो एक समुदाय का नाम, धर्मांतरण रैकेट चले तो एक समुदाय का नाम, कश्मीर में कोई बदमाशी कर रहे हो तो एक समुदाय का नाम, यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो तो एक समुदाय का नाम। इस एक समुदाय में इतनी बेचैनी क्यों है? नहीं, आतंकवादियों में तो एक समुदाय का नाम नहीं, कई समुदायों का नाम आया है। मैं यूपी के लखनऊ से पकड़े आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। कौन से का है जरा बता दो, और कौन सा समुदाय आतंकवादियों का पत्र देता है? समुदाय के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं।
जिसके पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, बताओ ना कोई कौन सा समुदाय है? अल्लाह का नाम लेकर के गला काटने वाला कौन सा समुदाय है, बताओ ना। ऐसा कौन सा है? ये जो अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला काटते हैं, वो कौन सा समुदाय है, बताओ ना। एक तो समुदाय नाम बताओ ना। वो गलत है, वो समुदाय अलग है। मगर जो बम कांडों में बहुत से ऐसे पकड़े गए हैं, साधी प्रज्ञा पकड़ी गई है, वो प्रूफ नहीं हुआ। साधी प्रज्ञा का नाम मत दो, उसको तो प्रताड़ित किया गया था आप जैसे लोगों के षड्यंत्र के कारण। वो साधी प्रज्ञा के ऊपर अभी कोई चार्जशीट, अभी कोई केस फाइनल नहीं हुआ, उसको भूल जाइए। मुसलमान हो, मैं कहता हूँ आज अविनोद जी आपसे भी एक गुजारिश है, अविनोद जी आपसे भी एक गुजारिश है। विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा संगठन जिसने राम मंदिर के लिए आंदोलन सबसे पहले शुरू किया, हालांकि बाद में उसकी पॉलिटिकल हाईजैकिंग भी हो गई, लेकिन असली संघर्ष करने वाले आप जैसे लोग रहे, असली संघर्ष करने वाले आप जैसे लोग रहे। क्यों नहीं ये रोहिंग्या शरणार्थी या रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी इसी तरह का संघर्ष क्यों नहीं किया जाता, कोई आंदोलन क्यों नहीं किया जाता? इस घुसपैठ का राजनीतिक फायदा अलग अलग पार्टियों को उठाने की अगर कोशिश हो रही है तो इसका मौका क्यों देते हैं आप लोग? आप लोग तो आंदोलन से जन्मे लोग हैं, आंदोलन किए हुए लोग हैं। 70 के दशक से लेकर के 80 का दशक, 90 के दशक, आज तक आंदोलन ही करते रहे आप लोग। राशिद भाई, मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं। धर्मो रक्षिता, ये कहने वाले आप लोग हैं। धर्म की रक्षा फिर कैसे होगी अगर इस तरह का अधर्म हो रहा है? तो अगर रोहिंग्या अधर्म हो रहा है, अगर रोहिंग्या के नाम पर मानव तस्करी हो रही है। देखिए राशिद भाई, मैं आपको कुछ तथ्य आपके सभी दर्शकों को बता दूं। 2008 में जो सबसे पहले रोहिंग्या मुसलमान जो है इस भारत के अंदर आए थे, और आपको याद होगा कि देश की राजधानी के बसंत कुंज में जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट काउंसिल जो थी, ह्यूमन राइट कमीशन का जो दफ्तर था, वो वहां पर इंटरनेशनल कमीशन फॉर अपने रिफ्यूजीज, वो रिफ्यूजी के जो दफ्तर के बाहर ये लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने स्वयं रात को 11 बजे एक पत्र भेजा था अपने कार्याध्यक्ष के नाम से, और वो पत्र जो है ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ यूएन सिक्योरिटी जनरल और देश के अपने सीजीआई को भेजा था, और एक कहा था कि, और बाकायदा मैंने कम से कम 30 पेज के सारे डॉक्यूमेंट उस मेल में लगाए थे। ठीक है। और इसमें कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को इमीडिएटली इससे रिपोर्ट करो, नहीं तो देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा बन जाएंगे। और ये बात जो है ना हमारे, और नहीं तो अगर हम वो पत्र ना भेजता, आप सोचिए, वो रिफ्यूजी का दर्जा देने वाले थे, वो रिफ्यूजी का दर्जा उस समय नहीं दे सके। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि कांग्रेस और उससे प्रेरित सारे जितने भी इसलिए जिहादियों को पालने वाले जो संगठन हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी में पूरी तरह से संलिप्त थी, उन्होंने उनको प्रश्रय दिया और प्रेरणा दी और उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। तो इसके कारण वो पनपते चले गए। कृष्णकांत पांडे जी, की लड़ाई के लिए रेफ्यूजी क्यों? जब तक हम इसको पूरे भारत को सैनिटाइज नहीं कर देंगे, पांडे जी, तब तक हम घुसपैठी आपके लिए रेफ्यूजी क्यों? घुसपैठिए कोई भी हो, वो देश से बाहर होने चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में यही रोहिंग्या 7,500 से अधिक 10 साल के कार्यकाल में यूपीए गवर्नमेंट में निकाले गए। मेरा सवाल है, 7,500 कब निकाले थे भाई साहब? आप कुछ पढ़ के आया करो, विवेक जी, कुछ पढ़ के आया करो, आप कुछ पढ़ के आया करो। नहीं, कब भेजा, जरा डेट बता दो जरा थोड़ा सा। एक आप नंबर शेयर करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, एक डेट बता दो कौन सी, कब भेजा था? मनमोहन सिंह जी तो बोलते ही नहीं थे, भेज के रखते हैं यार। विवेक बंसल जी, आप सवाल करोगे, सवाल राशिद जी करेंगे। गुस्सा मत करो यार, मैं गुस्सा मत करो, मैं बड़ा प्यार से पूछ रहा हूँ भाई साहब। आप क्रोध क्यों करते हो? आप क्रोध मत करो। आप बोलिए ने कब भेजा था रोहिंग्या मुसलमानों को? तो कांग्रेस ने पाला था मुसलमानों का। एक नेशनल चैनल पर सबसे झूठ मत बोलो ना यार। देश में जिनका पहला अधिकार है उनको देश से बाहर कैसे कर सकते हो यार? कैसी बात कर रहे हो? ये इंडिया न्यूज के खुदी दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से यार कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हाँ लीजिए पांडे जी, मनमोहन सिंह ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है, और यही एक वजह है कि सही फैसले, कड़े फैसले लेने में, न्यूट्रल फैसले लेने में आप लोगों को दिक्कत हुआ करती थी। तो सर राशिद जी, निश्चित रूप से आप इस चैनल को बर्बाद कर रहे हो। चलो जी, हो गया, कम से कम सर्टिफिकेट देंगे आप?
आप मुझे सर्टिफाई करेंगे? अपनी हद से बाहर जा रहे हैं पांडे जी, अब आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं पांडे जी, अपनी हद से आप बाहर जा रहे हैं। आप अपनी पार्टी को बर्बाद करेंगे, आप अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बर्बाद करेंगे। आपको, आप अगर व्यक्तिगत होते हैं ना, तो प्रवक्ता होने का धर्म आपको नहीं पता है। आपको ये पता नहीं कि प्रवक्ता होने का धर्म क्या होता है। पांडे जी, आपको ये पता नहीं कि अच्छा वक्ता होना क्या होता है। आपको ये पता ही नहीं कि अपनी बात कहने का तरीका क्या होता है। आपको पता ही नहीं शब्दों की मर्यादा क्या होती है। आपको ये पता ही नहीं कि संस्कार क्या होते हैं। आपको ये पता ही नहीं कि बोला कैसे जाता है। आनंद दुबे जवाब दीजिए, आनंद दुबे जवाब दीजिए, आनंद दुबे जवाब देंगे। बोलिए आनंद दुबे। देखिए राशिद जी, कृष्णकांत जी को तो आपका धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम आप इनको सुन रहे हैं और आपके बहाने हम 4 लोग इनको सुन रहे हैं, वरना इनको तो अब देश नहीं सुनना चाहता है। ये आपको, इनको धन्यवाद देना चाहिए। ये आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर और इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। इनको पता नहीं किसने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। इनको पता ही नहीं है कि जो है एक चैनल के एंकर के साथ कैसे बात करना चाहिए। इतना सुंदर नाम होने के बाद इतना गंदा व्यवहार, इतनी गंदी जुबान कैसे हो सकती है। इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए भाई। मैं चैनल के एंकर की बात पांडे जी, मजबूर हूं। पांडे जी, अगर रोहिंग्या के नाम पर मिर्ची लगती है ना, यू हैव टू रीथिंक। अगर मुसलमान तुष्टीकरण के नाम पर अगर आपको मिर्ची लगती है ना, तो यू हैव टू रीथिंक। अगर आतंकवाद के नाम पर आपको मिर्ची लगती है ना, तो यू हैव टू रीथिंक। अगर धर्मांतरण के नाम पर आपको मिर्ची लगती है ना, तो यू हैव टू रीथिंक। फिर आपको सोचना पड़ेगा। अगर मुनव्वर राना ये कहें कि यूपी छोड़ करके चला जाऊंगा, योगी दोबारा सीएम बन जाएंगे, अगर इसके नाम पर आपको हमदर्दी होती है ना, यू हैव टू रीथिंक। सोच लिया है पहले भारत है, पहले यूपी है, धर्म बहुत बाद में है। पहले भारत माता है, पहले अपना वतन है, पहले वतन की मिट्टी है। पहले वतन से प्यार कीजिए, राजनीति फिर हो जाएगी। अरे मुझे जितनी गाली देनी है गाली दीजिए ना। विनोद बंसल जी, जहां पर विचारों का दिवालियापन होता है वहां पर किस तरह जबान खराब होती है। विनोद बंसल जी, देखिए 2 बातें रशीद जी बड़ी बड़ी महत्व की हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आप थोड़ा सा सुनना शुरू करोगे तो फिर आपको बोलना भी आ जाएगा। जो व्यक्ति नॉन स्टॉप बोलेगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, तो और जब भावावेश में जब बोलता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें निकल जाती हैं। और ये मैं कहता हूँ कृष्णकांत जी की गलती नहीं है। इनके संस्कार पार्टी के संस्कार हैं। एक्चुअली ये कृष्णकांत जी नहीं बोल रहे, वास्तव में ये इनकी पार्टी बोल रही है। जो रोम से जो कुछ सीख के यहाँ पर आए, वही तो आप सिखाएंगे। आखिरकार क्या करें? जो राम को नहीं मानती पार्टी, वो आखिरकार वो संस्कारहीन तो होनी है। और वो जब संस्कारहीन होती है तो वो तो पूरा देश चैनल का बड़ा दिल है कि इतने के बावजूद भी आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। पांडे जी, ये हमारी संवेदनाओं के गलियारे संकुचित नहीं है, हमारी सोच संकुचित नहीं है, इसलिए आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। डिबेट बिल्कुल कंक्लूडिंग हिस्से में है और आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा। पांडे जी, और जितनी मुझे गालियां देनी हो दे दीजिए। चलिए, जितनी भड़ास है पानी पीजिए, कोसिए। मैं आपका ही आखिरी कमेंट लूंगा। आप चैनल पे डिबेट करा रहे, मैं आपको गाली नहीं दे सकता। आप गलत सवाल करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। एक काम कीजिएगा, जब ये डिबेट यूट्यूब पर अपलोड हो जाए, जब इसकी रिकॉर्डिंग निकाल करके आप सुनिएगा, और हाँ, प्रियंका जी को, सोनिया जी को, राहुल गांधी को ये लिंक जरूर भेजिएगा। अजय कुमार लल्लू को भी भेजिएगा। राज बब्बर जी को भी पर्सनली जानता हूं मैं, राज बब्बर जी को भी यकीनन भेजिएगा आप। इन सबको पर्सनली चूंकि जानता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन सभी के पास में जाए। एक बार भेजिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गालियां दे रहे हैं तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे संस्कार हैं, आप जैसे नहीं है। मैं तू तड़ाक नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। मैं तुम पर नहीं आऊंगा, मैं आप पर ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आनंद दुबे मेरे साथ में थे, मुश्तबा हुसैन जी और विनोद बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के लिए अपना विश्वकीमती समय आपने दिया। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, जहां सवाल उठाना बनेगा वहां हम सवाल उठाएंगे। जहां पर रोहिंग्या के नाम पर सियासत होगी, सवाल तो बनता है। जहां पर रोहिंग्या के नाम पर हिंदू मुसलमान किया जाएगा, सवाल तो बनता है। जहां पर घुसपैठ के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, सवाल तो बनता है। क्योंकि हम न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।